क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, फिर भी पैसों की कमी रहती है, और कुछ लोग बिना रोज काम किए भी करोड़ों रुपए कमाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ सैलरी का है, या फर्क सोच का है? आज जिस किताब की बात हम करने जा रहे हैं, उसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पैसे के बारे में सोच बदल दी। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये पैसे को समझने की किताब है। ये सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और यही एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेखक परिचय: रॉबर्ट कियोसाकी एक उद्यमी, निवेशक और वित्तीय शिक्षा के लोकप्रिय लेखक हैं। उनकी जिंदगी में दो पिता जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। एक थे उनके असली पिता, उच्च शिक्षित, सरकारी नौकरी में, अच्छी डिग्रियां, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे, लेकिन सफल बिजनेसमैन, जो पैसे को अलग नजरिए से देखते थे। इन्हीं दो अलग अलग सोचों की तुलना पर पूरी किताब आधारित है। लेखक का तर्क है कि वित्तीय शिक्षा अक्सर स्कूलों में पर्याप्त रूप से नहीं सिखाई जाती, इसलिए लोगों को स्वयं सीखना पड़ता है। अध्याय 1: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मान लीजिए आपको हर महीने 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। क्या इसका मतलब है कि आप अमीर हैं? शायद नहीं। अब एक दूसरा इंसान है जो महीने में सिर्फ 40,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसके पास ऐसी संपत्तियां हैं जो हर महीने 2 लाख रुपए अपने आप कमा देती है। अब बताइए, वास्तव में अमीर कौन है? यहीं से पूरी किताब शुरू होती है। जब रॉबर्ट केवल 9 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त माइक से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? दोनों ने कई मजेदार तरीके सोचे, कभी सिक्के बनाने की कोशिश, कभी छोटे मोटे बिजनेस, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। तब माइक ने कहा, चलो मेरे पापा से सीखते हैं। यही व्यक्ति आगे चलकर रिच डैड कहलाते हैं। पहला सबक: रिच डैड ने उन्हें सीधे पैसे कमाने का तरीका नहीं बताया। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी दुकान में काम पर रख लिया। बहुत कम पैसे दिए, इतने कम कि दोनों बच्चों को गुस्सा आने लगा। एक दिन रॉबर्ट ने कहा, इतनी कम सैलरी क्यों? यही रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें पैसे कमाना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि पैसे के गुलाम मत बनो। ये अनुभव इस बात को दिखाने के लिए था कि अधिकतर लोग वेतन के लिए काम करने के चक्र में फंस जाते हैं, जबकि दीर्घकालीन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आय के अन्य स्रोत भी बने। फियर और ग्रीड: लेखक कहते हैं, दुनिया के अधिकांश लोग दो भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। पहली, डर, अगर नौकरी चली गई तो, अगर ईएमआई कैसे भरेंगे, अगर पैसे खत्म हो गए तो। और दूसरा, लालच, प्रमोशन मिले, नई कार, बड़ा घर, महंगा मोबाइल, और फिर नई ईएमआई। यानी जितनी इनकम बढ़ती है उतने ही खर्च बढ़ जाते हैं। इसे लेखक रैट रेस कहते हैं, जहां लोग अधिक कमाने के बावजूद खर्च और कर्ज के कारण उसी चक्र में फंसे रहते हैं। रैट रेस: कल्पना कीजिए, एक चूहा गोल पहिए पर दौड़ रहा है। उसे लगता है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो वही का वही है। क्या हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी नहीं? सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, स्कूल फीस, इंश्योरेंस, फिर अगली सैलरी का इंतजार, और ये चक्र 40 साल तक चलता रहता है। अगर आप सिर्फ सैलरी बढ़ाने की सोचेंगे तो जिंदगी भर सैलरी के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप सीखेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अध्याय 2: फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन कुछ साल बाद दिवालिया हो जाता है? और दूसरी तरफ, कोई सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। ऐसा कैसे? क्या फर्क कमाई में था? नहीं, फर्क था फाइनेंशियल लिटरेसी में, यानी पैसे को समझने की क्षमता। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। रिच डैड एक दिन रॉबर्ट और माइक को एक अमीर इलाके में लेकर गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला दिखाया। दोनों बच्चे बोले, वाह, कितना बड़ा घर। फिर रिच डैड ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये घर मालिक को अमीर बना रहा है?
दोनों ने तुरंत कहा, हाँ। रिच डैड मुस्कुराए, जरूरी नहीं। उन्होंने समझाया, अगर ये घर बहुत बड़ा लोन लेकर खरीदा गया है और हर महीने उसकी ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च मालिक की कमाई का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं, तो ये दिखने में संपत्ति हो सकता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पर बोझ भी बन सकता है। यहीं से लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं, एसेट और लायबिलिटी। लेखक के अनुसार एसेट क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये किताब एसेट और लायबिलिटी की एक सरल परिभाषा देती है ताकि नए पाठक नकदी प्रवाह, कैश फ्लो को समझ सकें। वास्तविक जीवन में कुछ संपत्तियां समय के साथ मूल्य भी बढ़ा सकती है, इसलिए हर स्थिति का मूल्यांकन अलग अलग करना चाहिए। आसान उदाहरण, आपने एक फ्लैट खरीदा जिसमें किराएदार रहता है, हर महीने किराया आता है और खर्चों के बाद भी आपके पास पैसा बचता है। ये एक एसेट हो सकता है। आपने बहुत महंगी कार खरीदी, हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, पार्किंग, सर्विस और कार की कीमत समय के साथ कम होती जाती है। अगर वो सिर्फ खर्च बढ़ा रही है, तो वो आपकी आय नहीं बढ़ा रही। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। रिच डैड बच्चों को एक कागज पर 2 कॉलम बनाकर समझाते हैं। इनकम, पैसा कहां से आ रहा है? सैलरी, बिजनेस, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एक्सपेंसेस। पैसा कहां जा रहा है? रेंट, फूड, ईएमआई, इंश्योरेंस, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। फिर वे समझाते हैं कि अगर अतिरिक्त पैसा बार बार एसेट्स खरीदने में लगाया जाए, तो भविष्य में वही एसेट्स नई इनकम पैदा कर सकते हैं। लेखक का कहना है, स्कूल हमें मैथ सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसे को संभालना, टैक्स, इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो, रिस्क, इन विषयों पर बहुत कम शिक्षा मिलती है। इसलिए कई उच्च शिक्षित लोग भी वित्तीय निर्णयों में संघर्ष करते हैं। इंसान अक्सर वो खरीदता है जो उसे अच्छा महसूस कराए, न कि वह जो उसे अमीर बनाए। मार्केटिंग कंपनियां इसी मनोविज्ञान को समझती है। फ्लैश सेल, लिमिटेड ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई, इजी फाइनेंस, और हम सोचते हैं अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। लेकिन हर खरीदारी से पहले एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? आज ही एक कॉपी निकालिए, 2 कॉलम बनाइए, एसेट्स, लायबिलिटीज। अब अपनी हर चीज लिखिए, कार, हाउस, सिप, स्टॉक्स, एफडी, गोल्ड, लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस। फिर सोचिए क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है। अध्याय 3, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। एक सवाल, अगर आपकी नौकरी कल चली जाए, तो अगले महीने आपकी इनकम कहां से आएगी? थोड़ा सोचिए। अगर आपका जवाब है, फिर दूसरी नौकरी ढूंढूंगा, तो शायद आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी नौकरी नहीं, बल्कि आपकी कमाने की क्षमता है। लेकिन लेखक कहते हैं, सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान मत दो, अपनी संपत्ति बनाने पर भी ध्यान दो। यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस अलग हो सकता है। लेखक कहते हैं, अगर कोई डॉक्टर है, तो उसका प्रोफेशन डॉक्टर होना है, लेकिन उसका बिजनेस क्या है? अगर वह अपनी अतिरिक्त आय से एसेट्स बनाता है, तो वही उसका असली बिजनेस है। इसी तरह टीचर, इंजीनियर, लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी हो, हर व्यक्ति अपना वेल्थ पोर्टफोलियो बना सकता है। अमीर लोग क्या खरीदते हैं? लेखक कहते हैं, अमीर लोग इनकम मिलते ही सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं। बाकी लोग इनकम मिलते ही खर्च शुरू कर देते हैं। नया फोन, नई कार, लक्सुरी वेकेशन, बड़ा टीवी, ईएमआई। फिर बचता ही क्या है? पे योरसेल्फ फर्स्ट। रिच डैड एक दिलचस्प नियम बताते हैं, पहले खुद को पे करो। इसका मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बाकी खर्च। अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले खर्च, फिर अगर कुछ बचा तो इन्वेस्टमेंट, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, नई चीज खरीदकर तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की खुशी धीरे धीरे मिलती है। यही कारण है कि डिसिप्लिन इतना महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल फ्रीडम इमोशन से नहीं,
हैबिट से बनती है। अध्याय 4, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। क्या आपने कभी सोचा, कुछ बिजनेस ओनर्स कम टैक्स क्यों देते दिखाई देते हैं, जबकि नौकरी करने वालों की सैलरी से टैक्स पहले ही कट जाता है? लेखक इसी अंतर को समझाने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण नोट: इस अध्याय में लेखक अमेरिकी टैक्स व्यवस्था के उदाहरण देते हैं। भारत में टैक्स कानून पूरी तरह अलग है और समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए इस अध्याय को एक सिद्धांत, प्रिंसिपल की तरह समझें, टैक्स सलाह की तरह नहीं। रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, बल्कि टैक्स, लॉ, अकाउंटिंग, बिजनेस स्ट्रक्चर, इनकी भी समझ होना जरूरी है। अधिकतर लोग टैक्स भरते समय परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं की होती। प्लानिंग हमेशा तनाव कम करती है। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा खुद बनाते हैं। मान लीजिए एक ही प्लॉट बिक रहा है, सैकड़ों लोग उसे देखकर निकल जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसे खरीदता है। कुछ महीनों बाद उसी प्लॉट से लाखों रुपए का फायदा कमाता है। क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास अपॉर्चुनिटी देखने की आदत थी। लेखक कहते हैं, अमीर लोग केवल पैसा नहीं देखते, वे अवसर, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। वे लगातार सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, मार्केट को समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी खोजो। जब मार्केट गिरता है, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग सीखने लगते हैं। लेखक का संदेश है कि जानकारी, धैर्य और तैयारी रखने वाले लोग अक्सर अवसरों को बेहतर पहचान पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर जोखिम लेना सही है। हमारा दिमाग लॉस से ज्यादा डरता है, प्रॉफिट से ज्यादा खुश नहीं होता। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में लॉस अवर्जन कहा जाता है। इसी कारण कई लोग सही अवसर भी छोड़ देते हैं। लेखक बार बार कहते हैं, लर्निंग बंद मत कीजिए, नई स्किल सीखिए, नई किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, सेमिनार्स में जाइए। जितनी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, उतने अवसर आपको दिखाई देंगे। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। एक सवाल, अगर आपको 2 नौकरियां ऑफर हों, पहली 1,50,000 रुपए महीना, लेकिन हर दिन एक जैसा काम। दूसरी 80,000 रुपए महीना, लेकिन वहां आपको सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप और बिजनेस की समझ मिले। आप कौन सी नौकरी चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहली नौकरी चुनेंगे, लेकिन रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, कभी कभी कम सैलरी वाली नौकरी ज्यादा अमीर बना सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसी स्किल्स देती है जो पूरी जिंदगी कमाई करा सकती है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग किसी एक टेक्निकल स्किल में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोगों से बात करना, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स नहीं सीखते। इसी वजह से उनकी इनकम एक सीमा के बाद रुक जाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम सिर्फ अकाउंटेंट बनोगे तो अकाउंटेंट की तरह सोचोगे, अगर सिर्फ इंजीनियर बनोगे तो इंजीनियर की तरह सोचोगे, लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस बनाना है तो तुम्हें हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए। यानी स्पेशलिस्ट बनो, लेकिन जनरल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी विकसित करो। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे बस और मेहनत करनी है, लेकिन कई बार हमें और मेहनत नहीं, बेहतर स्किल्स चाहिए होती है। इनकम बढ़ाने का सबसे तेज तरीका कई बार घंटे बढ़ाना नहीं, बल्कि वैल्यू बढ़ाना होता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं हर साल कोई नई स्किल सीख रहा हूं? क्या मेरी कम्युनिकेशन पहले से बेहतर हुई है? क्या मैं फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता हूं? क्या मैं सफल लोगों से सीखने की कोशिश करता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज ही शुरुआत कीजिए। आइए अब पूरी किताब को कुछ मिनटों में समझते हैं। रॉबर्ट कियोस्की का सबसे बड़ा संदेश है, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी इनकम नहीं, उनकी सोच है। गरीब और मध्यम वर्ग सैलरी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, अमीर लोग एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है फाइनेंशियल एजुकेशन, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, स्मार्ट डिसीजंस
कंटिन्यूअस लर्निंग से इस किताब को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। स्टेप 1, अपनी इनकम का कम से कम 20% निवेश करने का लक्ष्य बनाइए, यदि आपकी परिस्थितियां अनुमति दें। शुरुआत छोटी राशि से भी हो सकती है। स्टेप 2, हर महीने कम से कम एक एसेट बढ़ाने की योजना बनाइए। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। स्टेप 4, हर साल नई फाइनेंशियल स्किल सीखिए। स्टेप 5, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझ कर करें। स्टेप 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। स्टेप 7, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अच्छी तरह सीखिए और आवश्यकता हो तो योग्य वित्तीय सलाह लें। स्टेप 8, कम से कम महीने में एक फाइनेंशियल बुक पढ़िए। स्टेप 9, अपनी नेटवर्थ साल में कम से कम 2 बार ट्रैक कीजिए। स्टेप 10, लॉन्ग टर्म सोच विकसित कीजिए। लोगों की सबसे आम गलतियां: 1, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना। 2, इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ा देना। 3, फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करना। 4, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में बहुत देर कर देना। 5, ईएमआई आधारित लाइफस्टाइल अपनाना। 6, इमरजेंसी फंड न बनाना। 7, बिना समझे निवेश करना या दूसरों की सलाह पर अंधाधुंध चलना। 8, लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म सोच रखना। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक वाक्य में समझना हो तो वो होगा: अपनी कमाई बढ़ाने से पहले अपनी सोच बदलिए। क्योंकि इनकम आपको आराम दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको आजादी दे सकती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी काम करो। लेकिन इस किताब ने हमें एक अलग सवाल पूछना सिखाया है: क्या आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है? अगर इस एक सवाल का जवाब बदल गया तो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए चैनल ग्रोथ मंत्रास को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली बुक समरी में।